अशोक के विशाल साम्राज्य का जब अंत हुआ तो उसके बाद आखिर हुआ क्या? चलिए, आज हम भारत के कुछ ऐसे राजवंशों की कहानी जानते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ी सुपर पावर, एक विशाल साम्राज्य टूट के बिखर जाता है तो क्या होता है। इतिहास हमें एक बात तो जरूर सिखाता है, पावर यानी शक्ति कभी खाली जगह नहीं छोड़ती। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धोखे से, एक तख्ता पलट से। साल था 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के आखिरी सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे और तभी उनके अपने ही सेनापति ने सबके सामने उनकी हत्या कर दी। बस इस एक घटना ने भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। फिर हम जानेंगे शुंग वंश के उदय के बारे में। इसके बाद हम कण्वों के छोटे से शासन और कलिंग में चेदियों के शानदार दौर को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इस पूरे दौर ने हमें विरासत में क्या दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत का जो पहला महान साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, वो आखिर ढह कैसे गया। देखिए, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं ना, उसे इतिहासकार पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल कहते हैं। ये मोटे तौर पर मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच के लगभग 500 साल थे। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा, इतना मजबूत साम्राज्य आखिर बिखर कैसे गया? इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये थी कि अशोक के बाद जो भी राजा आए वो इतने काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख पाते। अब इसका फायदा किसने उठाया? दूर दराज के प्रांतों ने, जैसे उत्तर पश्चिम और कलिंग, वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे। और सिर्फ यही नहीं, साम्राज्य के अंदर भी एक बेचैनी थी। मौर्य राजा बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दे रहे थे, जिससे ब्राह्मण वर्ग कह सकते हैं कि खुश नहीं था। और इसी वजह से अंदर ही अंदर एक तरह का विद्रोह पनप रहा था। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो एक पावर वैक्यूम बन गया, एक शक्ति शून्य। इस खाली जगह को भरने के लिए जो पहली बड़ी ताकत सामने आई वो मगध के ही पुराने केंद्र से उभरी, और वो थे शुंग। और शुंगों के आते ही एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, मौर्य राजा बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे थे, है ना, लेकिन शुंगों ने आते ही कह सकते हैं कि पूरी बाजी ही पलट दी। उनका उदय एक तरह से ब्राह्मणवादी या हिंदू धर्म की वापसी जैसा था। पुरानी वर्ण व्यवस्था, पुराने रीति रिवाज, इन सबको फिर से महत्व दिया जाने लगा। इस वंश की नींव किसने रखी? पुष्यमित्र शुंग ने। जी हाँ, ये वही सेनापति था जिसने अपने राजा को मारकर गद्दी हथियाई थी। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। एक तरफ तो इसने यवन आक्रमणकारियों से गंगा घाटी की रक्षा की और दूसरी तरफ अपनी ताकत और वैधता साबित करने के लिए 2 बड़े-बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाए। और हाँ, एक और मजेदार बात, संस्कृत के जो महान विद्वान हैं पतंजलि, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। शुंगों का कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सदियों बाद महाकवि कालिदास ने पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर अपना एक मशहूर नाटक लिखा, मालविकाग्निमित्रम। इस नाटक ने शुंग वंश को साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि जब कोई नया शासक आता है तो वो पुरानी चीजों को मिटा देता है, पर शुंगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुरानी चीजों को और बेहतर बनाया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सांची का महान स्तूप। देखिए, इसे बनवाया तो सम्राट अशोक ने था ईंटों से, लेकिन शुंगों ने क्या किया? उन्होंने इसे पत्थर से ढक दिया और बड़ा कर दिया, और लकड़ी की रेलिंग की जगह पत्थर की सुंदर नक्काशी वाली रेलिंग लगा दी। मतलब उन्होंने विरासत को आगे बढ़ाया। अच्छा, शुंगों के बाद सत्ता का खेल और भी पेचीदा हो गया, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है कण्व वंश की। और यहां देखिए, इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। जिस तरह शुंगों ने मौर्यों को हटाकर सत्ता हासिल की थी, ठीक वैसे ही कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने आखिरी शुंग राजा की हत्या करके गद्दी छीन ली। लेकिन इनका राज ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 45 साल और 4 राजा। ये छोटी सी अवधि हमें यही दिखाती है कि उस दौर में राजनीतिक स्थिरता कितनी कम थी। चलिए, अब मगध की राजनीति से थोड़ा दूर चलते हैं, पूरब की तरफ। यहां एक पुरानी ताकत एक नए जोश के साथ फिर से सिर उठा रही थी, और वो जगह थी कलिंग। यहां पर चेदी वंश का राज था, जिन्हें महामेघ वाहन भी कहा जाता था। और जरा उनका टाइटल देखिए, महामेघ वाहन, मतलब महान बादलों का स्वामी।
ये टाइटल देवता इंद्र की तरफ इशारा करता है, जो दिखाता है कि वो खुद को कितना शक्तिशाली मानते थे। और इस वंश के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली राजा हुए सम्राट खारवेल। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कलिंग को उसकी खोई हुई शान वापस दिलाई। याद है, अशोक ने कलिंग को जीता था। खारवेल ने उसी कलिंग को फिर से एक बड़ी ताकत बना दिया। उनकी सेनाओं ने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दूर दक्षिण तक जीत हासिल की। खास बात यह है कि वो खुद तो जैन धर्म के बड़े संरक्षक थे, लेकिन दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान करते थे। और एक अच्छे शासक की तरह उन्होंने जनता के लिए सिंचाई की नहरें बनवाने जैसे बहुत से काम किए। अब ये सवाल जरूर मन में आता है कि हमें राजा खारवेल के बारे में इतनी सारी बातें पता कैसे चली? तो इसका जवाब है ये हाथी गुम्फा शिलालेख। ये भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में है। और ये कोई मामूली शिलालेख नहीं है, ये समझिए कि चट्टान पर खुदी हुई खारवेल की पूरी बायोग्राफी है, जिसमें साल दर साल उनकी जीतों और उनके कामों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। हिस्टोरियंस के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो हमने शुंग, कण्व और चेदी राजवंशों की बात की। अब इन सब की कहानियों को जोड़कर देखते हैं। आखिर इस पूरे दौर की विरासत क्या है, इसका महत्व क्या है? तो एक बात तो साफ है, मौर्यों के बाद भारत में कोई एक सेंट्रल सुपर पावर नहीं बची। जो ताकत पहले एक जगह थी, वो अब कई अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। जैसे हमने देखा, उत्तर भारत में शुंगों ने ब्राह्मणवाद को फिर से जिंदा किया, तो वहीं पूर्व में खारवेल के चेदी वंश ने यह साबित कर दिया कि एक रीजनल पावर भी कितनी मजबूत हो सकती है। तो क्या हमें इस दौर को एक अंधकार युग या डार्क एज कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ही डायनामिक, एक बदलाव का दौर था। हाँ, एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन उसकी जगह कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे। कल्चर के लिहाज से देखें तो संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का फिर से बोलबाला हुआ। व्यापार के लिए नए नए रास्ते खुले, देश के अंदर भी और बाहर भी। और आर्किटेक्चर में कलाकारों ने लकड़ी को छोड़कर पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे शानदार इमारतें बनी। सच तो यह है कि इसी दौर ने भारत के अगले महान स्वर्ण युग यानी गुप्ता साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की थी। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, कैसे एक ऐसा दौर जिसमें देश राजनीतिक रूप से फ्रेगमेंटेड था, यानी टूटा और बिखरा हुआ था, उसी दौर ने विरोधाभासी रूप से भारत के अगले महान गोल्डन एज यानी गुप्त साम्राज्य के लिए मंच तैयार किया। शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी बिखरना एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत के लिए जरूरी होता है।